हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रीजनिंग का सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाला सेट अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पीआरटी का रीजनिंग का जो सेट नंबर 2 है वो लेके आए हैं। तो रीजनिंग के सेट्स में हम जितना भी सिलेबस है वो प्रैक्टिस सेट के ज़रिए कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने की। और आप इन प्रैक्टिस सेट के ज़रिए लगभग 20 प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं। अगर आपने 20 के 20 प्रैक्टिस सेट अच्छी तरह लगाए हैं तो आप 20 में से 20 क्वेश्चंस करने में बिल्कुल सफल रहेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के ज़रिए। और आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद किसी भी सोर्स से, किसी भी मैगज़ीन से, किसी भी बुक से कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है इसी में हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे पेपर 1 का। पेपर 2 के लिए आपको पढ़ना है केवल पेपर 1 की जितनी भी सिलेबस है तो वो हम प्रैक्टिस सेट के ज़रिए करा देंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सभी सेट्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो रीजनिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप पढ़ो यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सुधा पुष्पा से लंबी है। तो सुधा के बारे में कहा गया है सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है। गीता वीजू से छोटी है और वीजू पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। यदि वे ऊंचाई के अनुसार एक कतार में खड़े हो जाएं तो बीच में किसे होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो अरेंजमेंट का है, हमें अरेंज करना है कौन बड़ा कौन छोटा, तो इस हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो जूम आउट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है तब आप हमारा मेथड देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि सुधा पुष्पा से लंबी है। तो जो लंबी है वो हम इस तरफ रखेंगे और जो छोटी है वो हम उस तरफ रखेंगे। सपोज़ ए बी से लंबा है तो ए बी से लंबा है तो ए को हम ऐसे और बी को छोटा है तो बी को पीछे रखेंगे। तो बड़े वाले को हम इस तरफ रखेंगे यहाँ, जैसे ए बी से बड़ा है तो इस तरह। तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कहा गया है सुधा पुष्पा से लंबी है। सुधा पुष्पा से लंबी है यानी कि सुधा को हम एस मानते हैं, सुधा को हम एस मानेंगे। और सुधा कौन है, पुष्पा से लंबी है। तो लंबी है पुष्पा से तो हमने इस तरह का साइन बना लिया, तो सुधा लंबी हो गई पुष्पा से। नेक्स्ट कहा गया है लेकिन मालती से छोटी है। तो सुधा के बारे में ही कहा जा रहा है सुधा जो है वो मालती से छोटी है, यानी कि कहने का मतलब है मालती सुधा से लंबी है। जब मालती सुधा से लंबी है तो हमने मालती को आगे बना लिया इस तरफ, सुधा से लंबी हो गई है। तो जाहिर सी बात है आपको ये समझ में आया होगा। सुधा पुष्पा से लंबी है तो सुधा को हमने पुष्पा से लंबी दिखा दिया, पुष्पा से लंबी हो गई। और सुधा के बारे में ही कहा गया है सुधा लेकिन मालती से छोटी है। तो मालती से छोटी है इसलिए हमने मालती को आगे लिया है और सुधा को पीछे लिया है। तो सुधा के बारे में ये जो बात कही गई है हमने इसके अकॉर्डिंग अपना ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। सबसे पहला हमारा इतना प्राप्त हो गया है। उसके बाद गीता वीजू से छोटी है। तो इसमें कहा गया है गीता के बारे में, गीता वीजू से छोटी है। तो गीता जो है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गीता वीजू से छोटी है तो गीता छोटी है तो हम गीता को पीछे दिखाएंगे और वीजू से तो वीजू को हम आगे दिखाएंगे। इस तरह वीजू लंबा हो गया। वीजू पुष्पा जितना लंबा नहीं है। अब वीजू और पुष्पा की तुलना की गई है, यानी कि एक लाइन हमारी ये बनी है और दूसरी लाइन हमारी ये बनी है। इन दोनों को मैच करने के लिए यानी कि एक ही कतार में लाने के लिए हमने इन दोनों की कंपैरिजन करनी है। किस किस की, वीजू पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, यानी कि वीजू और पुष्पा की कंपैरिजन करनी है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वीजू और पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, इसका मतलब वीजू पुष्पा से छोटी है। वीजू पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, इस स्टेटमेंट का मतलब है वीजू जो है वो पुष्पा से छोटी है। इसका मतलब हमें सबसे पहले सीरीज़ में जी लिखना है, जी के बाद वी से वीजू, और वीजू जब पुष्पा जितनी लंबी नहीं है इसमें साफ कहा गया है तो वीजू छोटी है पुष्पा से, तो पुष्पा को हमने पी लिख लिया। अब पी वाली सीरीज़ आपको यहाँ से लिख देनी है। पी के बाद क्या आया था, एस से सुधा और लास्ट में एम से मालती। तो इस तरह से हमें सीरीज़ बन गई। जी वी को हमने सबसे पहले लिख दिया, फिर वी के बाद
वी और पी की तुलना हमने इस स्टेटमेंट के जरिए कर दी। ये स्टेटमेंट दिया है वीजू पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, तो वीजू को हमने पीछे रखा है पुष्पा से, क्योंकि पुष्पा से छोटी है वो। फिर इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया है, तो ये लाइन हमें प्राप्त हो गई है। इसमें पूछा गया है यदि वे ऊंचाई के अनुसार एक कतार में खड़े हों, तो कतार में हमने खड़े कर दिए हैं, तो बीच में किसे होना चाहिए, तो बीच में कौन है आप देख सकते हैं, पुष्पा बीच में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है एक विशेष सांकेतिक भाषा में एक संख्या 13479 को इतना लिखा जाता है और 5268 को DMPN लिखा जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप, सबसे पहले हमें जो नंबर दिया है 13479, हम इसको लिख लेते हैं 13479। तो इसको क्या लिखा जाता है, AQF, तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं AQF, उसके बाद JL, तो JL हमने लिख लिया। इसको, इस नंबर को क्या लिखा गया है, नीचे वाले क्रम के अनुसार हमने ये लिख लिया। इसी तरह 5268 को क्या लिखा है, 5268 को जो है DMPN लिखा है, तो हम लिख लेते हैं DMPN। तो हमने ये लिख लिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 396824 को सांकेतिक भाषा में, इसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 1 को हमने क्या लिखा है A, 3 का नंबर क्या है Q, 4 का नंबर क्या है F, 7 का नंबर क्या है J और 9 का L। इसी तरह 5 का D, 2 का M, 6 का P और 8 का N। तो ये सभी नंबर एक पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं एक लेटर को। तो 3 नंबर किसको दिया गया था, यहाँ से देख लेते हैं। तो 3 हमारा ये था, ऊपर 3 किसको दिया गया है, Q को, तो हम 3 की जगह Q लिख लेते हैं। फिर 9 को देखते हैं, 9 किसको दिया गया है, तो 9 कहाँ है, 9 हमारा ये है, तो 9 को क्या नंबर दिया गया है, L, तो 9 को हमने L लिख लिया। फिर 6 को देखते हैं, 6 को क्या दिया गया है, तो 6 को जो है वो P कहा गया है, तो हमने P लिख लिया। 6 को यहाँ P कहा गया था, हमने P लिख लिया। फिर 8 को देखते हैं, 8 आया, तो 8 को यहाँ क्या लिखा गया है, 8 को N लिखा गया है, तो 8 को हमने यहाँ N लिख लिया। उसके बाद 2 को क्या कहा गया है, तो 2 को यहाँ से देख सकते हैं हम, 2 को M कहा गया है, तो हमने 2 को M लिख लिया। इसी तरह 4 को क्या कहा गया है, तो यहाँ देख लेते हैं ऊपर 4 को F कहा गया है, तो 4 को हमने F लिख लिया। तो हमारा जो नंबर था उसका सांकेतिक भाषा में इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, QLP। तो QLP किस में आ रहा है, ये तो कट गए QLP, ये कोई नहीं कटा QLP, तो सब में सेम है। NMF, लास्ट में NMF होना चाहिए, तो ये कट गया, NMF नहीं है लास्ट में, इसमें भी नहीं है, NMF, तो NMF D में है। ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर D जो बिल्कुल सेम है, QLP NMF, ये बिल्कुल सेम है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप हमारे जीके के सेट लगा रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा, DSSB में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो रिपीट होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल प्रैक्टिस सेट से ही काम चलाना होगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का। तो सब खासतौर से DSSB एग्ज़ाम में जो होता है वो बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। प्रैक्टिस सेट लगाइए और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा, हम बहुत अच्छे लेवल तक ले जाते हैं और एक ही वीडियो में हम आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो देख रहे हैं हम, उसमें कहा गया है पत्रिका संपादक से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार फिल्म किससे संबंधित है। तो जैसे कि पत्रिका आपको पता है, पत्रिका कौन बनाता है, संपादक। उसी तरह फिल्म कौन बनाता है, तो डायरेक्टर, निर्देशक फिल्म बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन, इसको हम कह सकते हैं 4th क्वेश्चन है ये हमारा, क्योंकि इससे 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो तो GS के होते हैं, 21 से रीजनिंग के स्टार्ट होते हैं। तो 24 यानी कि 4th नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्यूब से संबंधित है।
तो हमने जैसे कि आपसे कहा था कि एक ही वीडियो में हम जो क्वेश्चंस होते हैं उसका पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। तो इसमें जो डाइस का क्वेश्चन पूछा गया है तो ये तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसी वीडियो में हम डाइस को शुरुआत कर देते हैं और आपको A to Z पूरा डाइस का समझा देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसमें पूछा क्या गया है आखिर। तो क्वेश्चन में कहा गया है एक घन को सभी पृष्ठों पर रंगा गया है। एक घन है कोई, उसको सभी पृष्ठों पर रंगा गया है। इससे समान आकार के 64 घनों में बांटा गया है। घन क्या होता है? क्यूब होता है। तो अब निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसे कोई क्यूब होता है, क्यूब सपोज़ ये एक क्यूब है, इसको हमने पेंट कर दिया, ये पेंट कर दिया और फिर उसके बाद हमने 64 इस घनों में बांट दिया गया है। तो 64 घनों में बांटने के लिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि कितने पार्ट्स में इसको ऐसे करके डिवाइड किया गया है। तो जब हमें ये पता होगा कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने सेक्शंस किए गए हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा और कुछ फार्मूला है। आप वैसे फार्मूले के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले से शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारे ये दो क्यूब दिखाए गए हैं, जिसको हमने 3 पार्ट्स में, पहले को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और दूसरे को 4th पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है? तो हमारा जो n होता है, हमारे जो घन होता है, उसको हमने ये, जैसे ये फर्स्ट घन को देख रहे हैं, इसका ये साइड है, ये साइड तो घन है यानी कि क्यूब है, तो इसकी ये सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, सभी साइड इक्वल हैं। तो इन सभी साइड के अलोंग हमने इस घन को कितने भागों में बांटा है? 3 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, सेकंड पार्ट हमारा ये है और थर्ड पार्ट हमारा ये है। तो इस तरह से हमने घन को 3 भागों में बांट दिया है। तो जब हमने घन को 3 भागों में बांटा होता है तो n इज़िकल टू हमारा कितना हो जाता है? जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होता है तो n इज़िकल टू 3 हो गया। सेम ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं, इस घन को हमने कितने भागों में बांटा है? तो 4 पार्ट में, 1 2 3 4। तो 1 पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट ये हो गया और 4 पार्ट ये हो गया। तो एक साइड के अलोंग हम देखते हैं, एक साइड के अलोंग अगर 4 पार्ट में बांटा है तो ये सभी साइड के अलोंग हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया होगा। जैसे ये देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो n इज़िकल टू यहाँ कितना हो गया? 4। इसी तरह n इज़िकल टू 5 भी हो सकता है, n इज़िकल टू 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो n का मतलब क्या है यहाँ आपको जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। n इज़िकल टू क्या होता है? n वो चीज़ होती है जितने सेक्शंस में हम क्यूब को डिवाइड करते हैं और उसकी एज के अलोंग। तो n इज़िकल टू हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले आपको ये लिखना है कि n क्या होता है। तो यहाँ आप लिख लेना, नोट कर लेना कि n इज़िकल टू क्या होता है कि n जो होता है वो नंबर ऑफ सेक्शंस मेड along द एज के अलोंग हमने जितने भी सेक्शंस बनाए हैं तो उसकी संख्या होती है। एज क्या होती है? तो सपोज़ ये कोई क्यूब है, तो ये जो साइड है इसकी ये एज होती है, ऐसे ये इसकी एज है। तो एज के अगेंस्ट हमने, एज के अलोंग हमने जैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो n इज़िकल टू यहाँ कितना हो जाएगा? 3। सपोज़ ये कोई क्यूब है, इसको हमने एज के अगेंस्ट, ये एज है इसकी, तो इस एज के अगेंस्ट या अलोंग कह सकते हैं, इस एज के अलोंग हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ n इज़िकल टू कितना हो जाएगा? 2। तो केवल एक एज के अलोंग नहीं, हमने सभी एज के अलोंग इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है। तो सॉरी, यहाँ 3 लिख रहा है, ये 2 होगा। इस क्यूब के लिए ये n इज़िकल टू 2 होगा। तो सभी एज के, ये भी 2 है, इसी तरह इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड, यहाँ भी 2 पार्ट में डिवाइड। तो सभी एज को हमने इस तरह 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो n इज़िकल टू आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं n हमने क्यों निकाला। तो यहाँ हिंदी मीडियम वाले भी, कोई हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसी तरह नोट डाउन करना है कि n इज़िकल टू क्या होती है? नंबर ऑफ़ सेक्शंस की, भागों की संख्या जिसको घन को बांटा गया है, उसकी एज के अलोंग, एज को हिंदी में क्या कहेंगे? एज को हिंदी में किनारा कह सकते हैं कि किनारे के साथ साथ हमने घन को जितने भागों में बांटा है वही चीज़ क्या होती है? n होती है। तो n हमने क्यों निकाला, अब यहाँ से समझते हैं n क्यों निकाला। तो n जो होता है वो हम इसलिए निकालते हैं कि जैसे अगर ऊपर हम घन देख सकते हैं, ऊपर जो हमारे 2 क्यूब हैं,
फर्स्ट क्यूब को हमने n इजिकल टू 3 यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है उसकी एज के अगेंस्ट। तो ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब में ये टोटल डिवाइड हो गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है n क्यूब। n क्यूब क्या होता है, तो n क्यूब वो संख्या होती है जितने ये छोटे छोटे क्यूब्स आपके बन गए हैं। तो यहाँ से n क्यूब हम देख सकते हैं, n क्यूब इजिकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स यानी कि कुल घनों की संख्या इजिकल टू क्या होती है, n क्यूब। तो n क्यूब सपोज पहले वाले घन में देखते हैं, फर्स्ट वाले जो घन है उसको हमने n इजिकल टू 3 यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, इसको हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो इसमें ये जो छोटे छोटे क्यूब बने हैं वो कितने हैं, तो जैसे ये फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब, फोर्थ क्यूब, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके छोटे छोटे कितने क्यूब बने हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है, n क्यूब। तो पहले वाले जब घन की बात करते हैं तो n इजिकल टू 3 है, तो छोटे छोटे जितने भी क्यूब बने हैं तो उनकी संख्या कितनी होगी, तो 3, n की जगह हमने 3 लिख दिया और 3 का क्यूब क्या हो गया, 3 3 या 9, 3 या 27। तो ऐसे कितने क्यूब हैं, 27 छोटे छोटे क्यूब बन जाएंगे। इसी तरह हम इस क्वेश्चन में देखें सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ कितने सेक्शंस में डिवाइड है, n जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड है। तो ये जो क्यूब है वो 1 2 3 4, तो 4 सेक्शंस में डिवाइड है, तो n इजिकल टू 4। तो ऐसे छोटे छोटे क्यूब कितने बन जाएंगे, ये टोटल जितने भी क्यूब्स हैं वो कितने क्यूब की संख्या कितनी होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके ये छोटे छोटे ऊपर भी हैं, ये इतने सारे क्यूब्स हैं। तो ये कितने क्यूब्स बन गए होंगे, तो ये तो डबल हो गया, ये तो एक ही क्यूब है ये जो गया है। तो ऐसे छोटे छोटे क्यूब कितने बन जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है n क्यूब। तो n क्यूब, n की जगह हमने 4 रख दिया, 4 का क्यूब, तो इतने क्यूब बन जाएंगे, 4 4 या 16 और 16 4 या 64। तो इसमें टोटल जो है वो 64 क्यूब्स हैं, और इसमें जो टोटल है वो कितने आए थे, 27 क्यूब्स हैं। तो इस तरह आपको निकाल लेना है क्यूब्स की संख्या। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये चीज़ कि किस तरह हम क्यूब्स की संख्या निकाल लेते हैं। क्यूब का जो क्वेश्चन बनता है वो ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है DTSSB में एक ना एक, तो आपको ध्यान से समझना होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्यूब्स की क्लास अगर आपको अलग से चाहिए तो हम अलग से भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, अलग से क्यूब की क्लास। तो आई होप आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से हम समझा रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट जो आता है, पहली चीज़ समझ गए क्यूब्स की संख्या निकालना। नंबर ऑफ़ सेक्शंस कैसे निकालते हैं, n इजिकल टू, जैसे फर्स्ट में 3 थे सेक्शंस, यहाँ 4 थे सेक्शंस, तो n इजिकल टू यहाँ कितना हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ टोटल क्यूब कितने होते, तो 3 का क्यूब कर देते हैं हम, 3 3 या 9 3 या 27, और यहाँ 4 का क्यूब कर देते हैं, तो यहाँ कितने क्यूब्स हो जाएंगे, 64। तो इस तरह निकाल लेते हैं हम। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन जो अगला तरह का आता है वो पूछा जाएगा आपका कि इसमें सपोज़ फर्स्ट वाला हमारा क्यूब है ये वाला, तो इस क्यूब को हमने पेंट किया है बार बार से, आप देख सकते हैं ये येलो पेंट कर दिया है, इस तरफ और इस तरफ। इसकी सभी फेसेस पर, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो सभी फेसेस पर हमने इसको येलो पेंट कर दिया है। तो येलो पेंट कर दिया है, तो ऐसे छोटे छोटे जितने भी क्यूब बनेंगे तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसे जो क्यूब हैं, एक क्यूब, ऐसे 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, तो इसमें ऐसे कितने क्यूब हैं, टोटल क्यूब थे 27, टोटल क्यूब थे 27। तो 27 में से ऐसे कितने क्यूब हैं जिसकी 3 सरफेसेस आपकी पेंटेड हो सकती हैं, येलो कलर से जो 3 सरफेसेस आपकी पेंटेड हैं, तो ऐसे कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे जिनकी 3 सरफेसेस पेंटेड हों, तो यहाँ लिख देते हैं 3। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है एक, उसको जान लेते हैं कि फॉर्मूला आपको किस तरह लिखना है। यहाँ लिख लेना आप नंबर ऑफ पेंटेड सरफेसेस, और अगली साइड आपको लिखना है नंबर ऑफ पेंटेड सरफेसेस, और दूसरी साइड लिखना है नंबर ऑफ क्यूब्स। तो किस तरह पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपसे इस तरह पूछा जाएगा, एक सेकेंड, हाँ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले कि हमने जब
इसको येलो पार्ट में, येलो कलर में कर दिया है इस क्यूब को। तो येलो कलर में इस क्यूब को जब कर दिया है तो इसमें छोटे छोटे ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 3 सरफेसेस पेंटेड निकलेंगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस क्यूब में ये वाला क्यूब जो है इसकी फर्स्ट ऊपर वाली, फिर साइड वाली और ये साइड वाली, ये 3 सरफेसेस पेंटेड हैं। इसी तरह नीचे वाला ये जो क्यूब होगा इसकी ये और ये वाली और इसके नीचे वाली जो है सरफेस पेंटेड होगी। तो यहाँ देख सकते हैं ये जैसे छोटा क्यूब बना दिया आपका, तो ये 3 सरफेसेस इसकी पेंटेड निकलेंगी ऐसे करके। तो इसी तरह इसमें ऐसे कितने क्यूब हो जाएंगे जिसकी 3 सरफेसेस पेंटेड होंगे। तो आप देख सकते हैं एक कोने पर ये क्यूब है, दूसरे कोने पर ये क्यूब, ऐसे ही इस कोने पर होगा एक इस कोने पर होगा, एक इस कोने पर होगा, एक इस कोने पर होगा और 2 उस कोने पर होंगे, यहाँ जो एक दिख रहा है और एक नीचे। तो इस तरह के कितने क्यूब हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ दिमाग में डाल लेनी है कि इस तरह के 8 क्यूब होते हैं जो 3 सरफेसेस जिनकी पेंटेड होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे यूँ पूछा जाएगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिसमें 3 सरफेसेस पेंटेड निकलेंगी। तो आपको क्या बोलना है, जब 3 सरफेसेस पेंटेड होंगी तो आपको 8 नंबर इसका फिक्स होता है कि 8 होंगे ऐसे क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा क्यूब का सेक्शंस कुछ भी हो सकता है कि सेक्शंस हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है तो भी 8 आएगी इसकी संख्या, अगर 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है तो भी 8 ही आएगी इसकी संख्या, टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स जिसकी 3 सरफेसेस पेंटेड निकलेंगी। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जिसकी 2 सरफेसेस पेंटेड होंगी ऐसे कितने क्यूब हो सकते हैं। तो जिसकी 2 सरफेसेस पेंटेड है, अगर 2 सरफेसेस पेंटेड हैं तो इसका एक फार्मूला होता है n माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 12, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये फार्मूला होता है, ये दिमाग में डाल लेना। इसको अप्लाई कैसे करना है, जैसे फर्स्ट क्यूब में देखते हैं हम, तो फर्स्ट में इसमें पूछा गया है कि ऐसे कितने क्यूब हैं जिसकी 2 साइड्स पेंटेड हैं। तो देख सकते हैं आप ये वाला और ये वाला, तो ये जो क्यूब है इसकी ऊपर वाली और ये वाली साइड पेंटेड है। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं ये वाला क्यूब है जो इसकी ये वाली साइड और इसके नीचे जो दिख नहीं रही है हमें वो वाली साइड पेंटेड है। इस तरह ये जो क्यूब है इसकी ये और ये साइड पेंटेड है, एक 2 साइड पेंटेड है। इसी तरह ये वाला क्यूब है इसकी 2 साइड पेंटेड होंगी, इससे ये वाला क्यूब है। तो ऐसे टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे, हम ऐसे गिन तो नहीं सकते, गिन भी सकते हैं तो हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन इतना टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है n माइनस 2 की पावर 12। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको कि जिन क्यूब की 2 सरफेसेस पेंटेड होंगी। अच्छा n कुछ भी हो सकता है, ये फर्स्ट वाले के लिए भी अप्लाई होगा और सेकंड वाले के लिए भी। फर्स्ट वाले में बस n आपको 3 रखना है क्योंकि यहाँ 3 सेक्शंस डिवाइड हैं, 1 2 3, और सेकंड वाले क्यूब में आपको 4 रखना है n की जगह क्योंकि इसमें 4 सरफेसेस डिवाइड है, 1 2 3 4। तो इसमें आपको सेकंड वाले क्यूब में n 4 रख देना है। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा कि आपकी ऐसी कितनी सरफेसेस होंगी या ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनकी एक सरफेस केवल पेंटेड है। तो ऐसे कितने क्यूब होंगे, तो आपसे यहाँ दिख रहा है ये वाला क्यूब जो है आपको दिख रहा होगा, इसकी केवल यही सरफेसेस पेंटेड निकलेगी। अंदर से तो वो ढका हुआ है, अंदर तक तो पेंट नहीं कर पाया है, केवल बाहर तक हमने इस क्यूब को पेंटेड किया है। ऐसे ये वाला क्यूब आपको दिख रहा है, ये जो क्यूब होगा इसकी भी केवल यही सरफेसेस पेंटेड निकलेगी। तो इस तरह के ऐसे कितने क्यूब बनेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है वो आप नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ जिसकी 1 सरफेस पेंटेड होगी तो ऐसे क्यूब्स की संख्या कितनी होगी, इसका फार्मूला होता है n माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले वाले में n माइनस 2 इंटू 12 आया था और सेकंड वाले में n माइनस 2 का पावर 2 इंटू 6 आया है। तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। n इजिकल टू फर्स्ट वाले क्यूब में आपको 3 लगाना है, सेकंड वाले क्यूब में 4 लगाना है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि ऐसे कितनी क्यूब्स निकलेंगे जिसकी एक भी सरफेसेस पेंटेड नहीं है। तो ऐसे भी क्या कि इसमें कोई क्यूब हैं जिनकी एक भी सरफेसेस पेंटेड नहीं है। हाँ जी बिल्कुल हैं। इनमें बीच में वो ऐसे क्यूब होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्यूब हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऊपर वाले साइड वाले, लेकिन बीच में कुछ ऐसे क्यूब होंगे जिनकी एक भी सरफेसेस हमारी पेंटेड नहीं हो पाई है। तो ऐसे क्यूब कितने होंगे, तो उनकी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपने पढ़ा कि जिनकी 3 सरफेसेस पेंटेड होगा, उसके बाद आपने पढ़ा जिनकी 2 सरफेसेस पेंटेड होगी, उसके बाद 1 सरफेस पेंटेड, लास्ट पढ़ रहे हैं 0 सरफेसेस पेंटेड। तो 0 का फार्मूला होता है n माइनस 2 की पावर 3। तो सबसे पहले आप फार्मूला कैसे याद रख सकते हैं,
n माइनस टू की पावर सबसे पहले 1 थी, यानी कि कोई पावर नहीं है तो 1, इसमें पावर 2, इसमें पावर 3, इसमें 12 का मल्टीप्लाई, इसमें 6 का मल्टीप्लाई, इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं, 1 का मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई को हम लिखते ही नहीं है। तो ये फार्मूला आपको याद रखने हैं, n माइनस टू की पावर 3। तो ये फार्मूले से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं जो हमारा पूछा गया है। तो इसी में से आपका क्यूब का क्वेश्चन बनेगा रीजनिंग का, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था 24th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है एक सेकंड, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक घन को सभी प्रश्नों पर रंगा गया है, यानी कि कलर्ड कर दिया गया है। इसे एक समान आकार के 64 घनों में काटा गया है। 64 घनों में काटा गया है। तो हमें ये नहीं पता ये किस तरह का क्यूब है, हम ये जान लेते हैं कि ये एक क्यूब है जिसको कट कर दिया गया है, इस तरह ऐसे करके कट करा है, और 64 इस तरह के छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिया गया है। तो हमें नंबर ऑफ़ सेक्शंस पता है क्या? नहीं पता। हम मान लेते हैं नंबर ऑफ़ सेक्शंस जो हैं वो n है, कि नंबर ऑफ़ सेक्शंस n है। जब नंबर ऑफ़ सेक्शंस n है तो हमने एक फार्मूला बताया था n क्यूब। n क्यूब क्या फार्मूला होता है? n क्यूब जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स का फार्मूला होता है कि कुल कितने घनों में काटा गया है। तो n क्यूब इक्वल टू आपको यहाँ दिया गया है कि 64 घनों में काटा गया है। 64 घनों में काटा गया है, n क्यूब इक्वल टू 64 रख लिया हमने। तो n यहाँ से आप निकाल सकते हैं, n का क्या आ जाएगा? n इक्वल टू 64 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब को इसी तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पावर जब 3 होती है तो उस साइड जाके पावर कितनी हो जाती है? 1/3। तो 1/3 की पावर को सॉल्व करना आपको आता होगा कि इसमें पेयर बना लेने आपको। पेयर किस तरह बनाने हैं? n इक्वल टू 64 का हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 × 4 की पावर क्या थी? 1/3। 1/3 का मतलब होता है आपको 3 के पेयर बनाने हैं। तो 4 का पेयर बन गया है एक, 4 बाहर निकले आया। तो n इक्वल टू आपका क्या आंसर आया? 4। तो n निकाल लिया आपने, अब सब चीज़ें निकल आएंगी। बस आपको n निकालना आना चाहिए। n किस तरह निकालते हैं तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लेना आप यहाँ से। तो ये जो 64 दिया है, ये क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स दिए हैं कि इतने घनों में काटा गया है। तो n क्यूब इक्वल टू हमें 64 रख देना है। n क्यूब इक्वल टू 64 जैसे ही हमने रख दिया तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आपको आता होगा, मैथ्स का क्वेश्चन है ये। तो अगर आपको यहाँ से सॉल्व करना आता है तो n इक्वल टू हमने 4 निकाल लिया। n इक्वल टू 4 निकाला तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्यूब बना हमारा, ये जो क्यूब हमें मिला है तो इसको हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है इस तरह। तो जब आप क्यूब को 4 सेक्शंस में डिवाइड करोगे तभी वो 64 पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगा इस तरह। तो वो क्यूब ऐसा कितना है? 4 पार्ट में डिवाइड है। तो n इक्वल टू 4 हो गया। तो n निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में आगे पूछा गया है काले विपरीत पृष्ठ वाले कितने घन हैं? तो ऐसे कितने घन हैं जिसके जो पृष्ठ हैं, पृष्ठ यानी कि फेसेस, जिसके छोटे छोटे ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके विपरीत पृष्ठ वाले कितने घन हैं? विपरीत पृष्ठ जिनके काले हैं। काले मतलब जितने, जैसे कोई ये क्यूब है तो इसके विपरीत एक ये वाला फेस और इसके एक पीछे जो हमें दिख नहीं रहा है वो फेस आपका पेंटेड है। तो इसको क्वेश्चन को, इसका मतलब क्या कह सकते हैं? विपरीत पृष्ठ वाले जो हैं वो कितने घन होंगे? तो सबसे पहले जो DSSB का आंसर है उसने जो निकाला है वो n इक्वल टू, अच्छा इस क्वेश्चन को हम बाद में लेते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए 25th वाला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि वो भी क्यूब का ही है। इसमें ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन को हम आएंगे लौट के इसके बाद। तो सबसे पहले इसमें ये पूछा गया है कितने घनों की पृष्ठों को नहीं रंगा गया है। नहीं रंगा गया है तो हमने पीछे देख लेते हैं फॉर्मूला नहीं रंगा वाला, यानी कि जिसके 0 पृष्ठ रंगे गए हैं, एक भी पृष्ठ रंगा नहीं गया है। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था? n-2 की पावर 3। तो यहाँ से पीछे से देख लेते हैं हम, इसका हमने फॉर्मूला यह पढ़ा था, यहाँ से ये हमने फार्मूला पढ़ा था। ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसके 0 पृष्ठ पेंटेड होंगे? तो इसका फार्मूला ये लिखा है n-2 की पावर 3। तो n हमने कितना निकाला था? n इक्वल टू हमने 4 निकाल लिया था। तो n इक्वल टू हमने 4 निकाल लिया, तो यहाँ 4 रख देते हैं। 4 - 2, n की जगह हमने 4 रख दिया, इसकी पावर 3। पीछे वाला ही क्वेश्चन है, बस ये इसका अगला पार्ट दिया गया है। तो आपको यहाँ से निकाल लेना है कि n की जगह आपको 4 रख देना है। n कैसे निकाला था? तो पीछे आप देख सकते हैं कुल टोटल के क्यूब कितने थे? 64। तो n क्यूब हमने 64 ले लिया था। तो n इक्वल टू हमारा 4 निकले आया था यहाँ से। तो n इक्वल टू 4 निकले आया था, तो 4 को हमने इस फार्मूले में रख दिया। तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इसका मतलब होता है 8।
2 या 4 2 या 8। तो ऐसे कितने क्यूब हो जाएंगे जिनका 0 पृष्ठ पेंटेड होगी, यानी कि 0 सरफेसेस पेंटेड होगा। तो ऐसे क्यूब्स की संख्या कितनी निकल के आई हमारी 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कितने ऐसे घन हैं जिसके 3 पृष्ठ को रंगा गया है। तो जिसके 3 पृष्ठ को 3 सरफेसेस जिसकी पेंटेड है। तो इसका भी हमने फार्मूला लिखाया था आपको कि उसका फार्मूला क्या होता है जिसकी 3 सरफेसेस पेंटेड है। तो आपको ये दिखा देते हैं। तो जिसकी 3 सरफेसेस पेंटेड हैं, तो ये फार्मूला लिखाया था, यहाँ से आप देख सकते हैं जिसकी 3 सरफेसेस पेंटेड है। तो ऐसे कितने क्यूब्स होते हैं जिनकी 3 सरफेसेस पेंटेड होती हैं। तो उसकी नंबर फिक्स होती है, उसकी कितनी संख्या होती है 8, उनकी संख्या 8 होती है। तो हम यहाँ से चलते हैं। तो 26 वाले का आंसर क्या हो जाएगा 8। तो ऐसे 8 क्यूब्स होंगे जिनकी 3 पृष्ठ क्या होंगी पेंटेड होगी। तो ये भी निकले आया। इसके बाद 26 क्वेश्चन हो गया हमारा। 25 वाला हो गया, इसका भी 8 निकला था। इसका कैसे 8 निकला था, हमें ऐसे घनों की संख्या निकालनी थी जिसमें कोई भी पृष्ठ पेंटेड नहीं है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 का होल क्यूब। n की अगर हमने 4 रखा, 4 - 2 का होल क्यूब, 4 - 2 यानी कि 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कोई भी पृष्ठ इसका पेंटेड नहीं है, सॉरी कोई पृष्ठों ठीक है, कोई भी पृष्ठ पेंटेड नहीं है। उसका फॉर्मूला ये होता है, ये रख दिया हमने। अब आते हैं हम अपने 24th क्वेश्चन की ओर, जो हमने छोड़ दिया था। तो 24th क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है ऐसे कितने घन हैं जिसके विपरीत पृष्ठ पेंटेड होंगे। तो DSSB ने जो आंसर निकाला है वो निकाला है 2 के हिसाब से। आप खुद सोचिए, जो भी क्यूब होगा उसके जब विपरीत पृष्ठ, एक ये वाला पृष्ठ और एक इसके पीछे वाला हमने जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे अगर ये कोई क्यूब है, इसका ये वाला सरफेस पेंटेड है, तो इसके विपरीत वाला ये पेंटेड होगा। तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके विपरीत सरफेसेस पेंटेड होंगे। तो ऐसे जो होंगे जिनके 2 सरफेसेस पेंटेड होंगे, हम ये भी कह सकते हैं विपरीत पृष्ठ, यानी कि 2 पृष्ठ पेंटेड है, एक ये वाला पृष्ठ एक ये वाला पृष्ठ। तो 2 पृष्ठ पेंटेड है, तो उसका 2 वाला के फॉर्मूला हमने यहाँ से पढ़ा था, आप यहाँ से देख सकते हैं। जिसके 2 पृष्ठ पेंटेड हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिसके 2 पृष्ठ पेंटेड हैं उसका फॉर्मूला क्या लिखा था यहाँ से, जिसके 2 पृष्ठ पेंटेड हैं उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 12। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि 2 पृष्ठ पूछा गया है। तो इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। n = हमारा 4 निकल के आया था, तो ये तो हमें ध्यान में रखना है। तो हाँ, यहाँ से जिसके 2 पृष्ठ पेंटेड हैं या विपरीत पृष्ठ पेंटेड हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 12। तो n हमें क्या रखना है 4 - 2 × 12। तो 4 - 2 यानी कि 2 × 12, 2 × 12 = कितना आ गया 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। तो DSSB के अकॉर्डिंग इसका आंसर 24 दिया गया है। इस तरह से इसने निकाला है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप रीजनिंग की मानोगे तो ऐसा कितने सरफेसेस होंगे। जैसे अगर कोई क्यूब है, सपोज़ ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है, इसको हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया है 4 सेक्शंस में, और हमने इसको आउटर सरफेसेस इसकी पेंट कर दिया है, इस तरह आउटर सरफेसेस पेंटेड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको खुद यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें ऐसे कितने क्यूब्स निकलेंगे जिनकी विपरीत सरफेसेस ये वाली और ये वाली पेंटेड होगी। तो दोस्तों, अगर आप रीजनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, DSSB ने इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग गलत दिया है, क्योंकि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, ऐसे 0 क्यूब्स होंगे जिनकी विपरीत पृष्ठ पेंटेड होगी। 2 पृष्ठ पेंटेड तो हो सकती है, तो हम उस पे आते हैं, आपको तब समझ में आएगा। जैसे ये क्यूब दिया है आपका, सपोज़ इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। इस क्यूब को देखें तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि ऐसे तो बहुत सारे क्यूब हैं जिनकी 2 सरफेसेस पेंटेड हैं, ये वाली और ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसी तरह यहाँ से आपको निकलेगा ये वाला क्यूब, ऐसे ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, जिसकी 2 सरफेसेस पेंटेड निकलेंगी। लेकिन ऐसा एक भी क्यूब नहीं निकलेगा जिसकी विपरीत सरफेसेस पेंटेड होंगी, क्योंकि जो दूसरी विपरीत सरफेसेस हैं वो सब नीचे दबी हुई है। ये क्यूब कोई खोखला नहीं है, क्योंकि हमने पेंटेड बाहर से आउटर सरफेसेस किया है, इनर सरफेसेस नहीं किया है, इसलिए ऐसे क्यूब्स की संख्या 0 होगी। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप DSSB के अकॉर्डिंग चल सकते हैं और इसका आंसर 24 लगा सकते हैं। लेकिन आप अगर हमारी बात सुनेंगे तो हम तो इसका आंसर 0 ही कहेंगे, क्योंकि वही चीज़ सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कितनी बार
अंक 2 2001 से 2030 के लेखन में आता है। तो 2001 से अगर हम 2030 लिखते हैं तो उसमें कितनी बार हमारा टू आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए इसको, ये तो बहुत सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो 2001 से हम गिनती लिखना शुरू करते हैं, 2030 तक लिखेंगे। तो 2001, फिर 2002, 2003, इस तरह हम डॉट डॉट करके लास्ट में क्या आएगा 2010। तो इसके बाद हम अच्छा पहले वाले में देखते हैं कि टू कितनी बार आ रहा है। 2030 तक लिखना है, लेकिन सबसे पहले हम 2010 तक देख लेते हैं। तो यहाँ देखें तो टू यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और लास्ट में भी आ रहा है, इन सब में टू आ रहा है। तो यहाँ 10 बार तो ये आ गया टू, 1 से लेकर 10 बार तो ये आ गया टू। नेक्स्ट अगर इस वाली लाइन में देखें, इनमें तो सब में 0 आ रहा है, तो यहाँ तो 2 आ ही नहीं रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ तो आ ही नहीं रहा है 2। इस वाली लाइन में देखें तो 1 2, तो केवल 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, क्योंकि 2012 में ही आएगा 2, सॉरी एक सेकेंड, 2001 में तो आएगा नहीं 2, तो 2002 के अलावा ऐसी कोई लाइन नहीं है यहाँ जिसमें 2 आएगा। तो एक 2 यहाँ आ रहा है आपका, 10 बार 2 तो इस वाली लाइन में आएगा, 10 तो 2 ये हो गए और एक 2 हमारा यहाँ हो गया। तो 10 + 1 यानी कि 11 जो 2 थे वो हमारी फर्स्ट वाली लाइन में आ रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कि 2011 वाली लाइन, 2011, 2012, 2013 और डॉट डॉट करके 2020। तो इसमें कितनी बार क्यूब आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं पहले वाले में तो 11 बार आया, तो दूसरे वाले में देखो सबसे पहले 2 ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसी तरह लास्ट में 2 आ रहा है। तो 10 बार तो 2 ये आपका ये हो गया, प्लस उसके अलावा इस वाली लाइन में तो सब में 0 आ रहे हैं, तो ये तो 2 आ ही नहीं सकता है यहाँ। फिर थर्ड वाली लाइन में देखते हैं, यहाँ सब में 1 1 आएगा, 1 1, क्योंकि 2011 में भी 1, 12 में भी 1, 13 में भी 1 और लास्ट में लेकिन 20 में 2 आ रहा है, तो एक 2 आपका 20 वाला हो गया। लास्ट वाली अगर ये देखें तो लास्ट वाले नंबर में 1 और 2, तो 2 केवल इसमें आएगा 12 वाले में, और कहीं भी नहीं आएगा 2, और लास्ट में भी 20 आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो 2 यहाँ एक और आ रहा है, तो एक और 2 हमने यहाँ लिख लिया। तो 10 + 1 11 + 1 12। थर्ड वाली लाइन की बात करें तो उसमें कितनी बार आ रहा है 2, 12 बार आ रहा है 2, तो हमने इसको 12 पे सर्किल कर दिया, 12 बार आ रहा है 2। तो नेक्स्ट अब थर्ड वाली लाइन चलते हैं। थर्ड वाली काउंट लिखते हैं, 2020 के बाद आता है 21, फिर 2022, फिर इसी तरह 2023, फिर 2024 डॉट 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 करके 2030 तक पूछा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लास्ट में सब में, तो 10 बार तो ये हो गया 2। इसमें सब में 0 आ रहा है, इस वाली लाइन को हमें नहीं देखना है। फिर इस वाली लाइन को देखना है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, सब में 2 आएगा, लेकिन लास्ट में यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आएगा। तो लास्ट वाली लाइन को 10 में से 1 माइनस किया तो 9 बार तो ये 2 आ गया, क्योंकि इन सभी में 2 आ रहा है इस वाली लाइन में ये, लेकिन लास्ट वाली लाइन में नहीं आ रहा है, तो इसमें 9 बार ये आ गया 2। फिर उसके बाद यहाँ लास्ट नंबर को देखें तो 1, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 आ रहा है, तो इस बार 2 आ रहा है यहाँ लास्ट वाले में, यहाँ 3 4 5 तो नहीं आएगा, केवल इस बार एक और बार आएगा, तो +1 और कर देते हैं यहाँ। तो आपका कितना 2 हो गया यहाँ से, 10 + 9 + 1 20, तो 20 बार यहाँ 2 हो गया। टोटल 2 काउंट करें तो 11 यहाँ आ रहा था, 12 यहाँ आ रहा था, 20 यहाँ आ रहा था, तो 11 + 12 + 20, तो कितनी बार 2 आ गया। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी बार 2 आया हमारा। तो यहाँ से 20 + 30 32 32 33 और 10 43, तो 43 बार आपका 2 आ रहा है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपका एक सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का मतलब ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 का मतलब टॉल बिग बॉय, 6 3 7 का मतलब ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर है। तो संख्या का मतलब ब्राइट किसका मतलब होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, तो आप यहाँ से देख लेना। सबसे पहले हम इसको जूम आउट कर देते हैं और इसको एक साइड में लगा देते हैं यहाँ। अब सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का मतलब, सबसे पहले हम 1 2 3 लिख देते हैं। तो 1 2 3 का मतलब इसमें दिया है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 2 3 का मतलब दिया है ब्राइट लिटिल बॉय। तो हम B से ब्राइट, L से लिटिल,
और बी से बॉय, यहाँ से बॉय, यहाँ से ब्राइट को BR लिख लेते हैं जिससे पता लग जाए। ब्राइट लिटिल बॉय 1 2 3 को 1 4 5 को जो है वो टॉल बिग बॉय लिखा गया है। तो 1 4 5 को लिखा गया है टॉल, बिग को हम बिग लिख लेते हैं और बॉय को हम बॉय लिखेंगे। टॉल बिग बॉय लिखा है किसको? 1 4 5 को। 6 3 7 का मतलब क्या है? 6 3 7 को हमने क्या लिखा है? ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो ब्यूटीफुल को हमने BEAU लिख दिया, ब्यूटीफुल। लिटिल को हमने L लिखा और फ्लावर को हमने FL लिख दिया, फ्लावर। तो अब यहाँ से हमें बताना है कि ब्राइट का मतलब क्या होगा। तो क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसमें हम अपनी तरफ से देखते हैं फर्स्ट और सेकंड लाइन में। फर्स्ट और सेकंड लाइन में आपको यहाँ से देखना है 1 इसमें भी आ रहा है और 1 इसमें भी आ रहा है। और अगर इस लाइन की बात करें तो यहाँ से ये लाइन और ये लाइन, तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख जाएगा? बॉय इसमें भी आ रहा है, बॉय इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब साफ है, जो 1 डिजिट है यहाँ कॉमन है और बॉय यहाँ कॉमन है। इनकी 1 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 जो है वो बॉय को दिखा रहा है। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन को, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड लाइन को। सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सॉरी थर्ड और फोर्थ में, यहाँ देख सकते हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 4 5 और 6 3 7 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस वाली लाइन को हम नहीं देख रहे। अब हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या क्या है? फर्स्ट और थर्ड में कॉमन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। 3 के अलावा अगर हम इसमें लेटर्स में देखें, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? तो यहाँ L से लिटिल था और L से लिटिल यहाँ भी था। तो L के लिए क्या आ जाएगा? 3 इसमें भी है, इसमें भी है, सॉरी सेकंड, हाँ। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 दोनों में आया। तो 3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? L से लिटिल। उसने पूछा है ब्राइट का क्या होगा, तो आपको यहाँ से दिखना है ब्राइट किस में आ रहा है। फर्स्ट वाली लाइन में BR से क्या था हमारा? ब्राइट। L से क्या था हमारा? तो L से हमारा 3 था, तो 3 को तो कट कर दिया क्योंकि 3 ब्राइट के लिए तो नहीं, 3 तो L के लिए है। तो L और 3 दोनों कट कर दिया हमने। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ से 1 किसके लिए था? बॉय के लिए था। तो बॉय के लिए 1 था, तो 1 भी हमने कट कर दिया। बचा 2 जो है वो किसके लिए होगा? ब्राइट के लिए। ब्राइट के लिए जो होगा बचा 2 होगा, क्योंकि 1 किसके लिए था? 1 तो बॉय के लिए था, तो 1 को कट कर दिया और बॉय को कट कर दिया। उसके बाद 3 जो था वो L से लिटिल था, लिटिल के लिए था, तो हमने 3 को भी कट कर दिया और लिटिल को भी कट कर दिया। बचा क्या? ब्राइट। तो ब्राइट जो है वो किसके, उसके लिए क्या हो जाएगा? 2 सिंबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राइट के लिए, यानी कि इसको हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से देख लेना आप, ब्राइट के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या आंसर आया था वो हम तो भूल गए, आप देख लेना। 1 4 5 करके आया था ना, सॉरी 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 में 1 और 3 तो निकल ही गया था। 1 और 3 के लिए तो बॉय और लिटिल था, तो 2 के लिए ब्राइट था। तो 2 इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कथक जब उत्तर प्रदेश का नृत्य है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो वो इसमें ठीक उसी प्रकार ओडिसी किससे संबंधित है? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए ओडिसी किससे संबंधित है। सेकंड, हाँ, यहाँ से ओडिसी किससे संबंधित है? जब कथक उत्तर प्रदेश में होता है तो ओडिसी आपको पता होगा उड़ीसा में होता है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कॉर्नर को इस तरह लिखा जाता है, उसी कोड में सेंट्रल को इस तरह किस तरह लिखा जाएगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कॉर्नर को लिखा कैसा है इसने। तो हम यहाँ लिख लेते हैं CORNER, कॉर्नर। जो कॉर्नर है उसको GSV, तो क्या लिखा है? GSVRIV। इसने कॉर्नर को इस तरह लिखा है। तो हमें उसी भाषा में सेंट्रल को लिखना होगा। सेंट्रल को कैसे लिखेंगे? तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से ये देखना है कि इसने, एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं। कॉर्नर को आखिर C को G कैसे लिख दिया है आखिर इसने? तो C के बाद किस किस लेटर को इसने छोड़ा है? C के बाद देखो आपको DEF को छोड़ के इसने डायरेक्ट G लिखा है। इसी तरह O के बाद S कैसे लिख दिया है? O के बाद तो क्या आता है? OPQR,
3 को छोड़ दिया है, फिर एस लिखा है इसने, एस यहाँ। इसी तरह आर के बाद इसने 3 को छोड़ा है, तब वी लिखा है। आर के बाद एस टी यू, 3 लेटर को छोड़ के वी लिखा है। यानी कि कहने का मतलब ये 3 लेटर छोड़ के इसने 4th लेटर लिख दिया है इन सभी अक्षर की जगह, इन सभी लेटर्स की जगह। तो इसी तरह हमें किसको लिखना है, सेंट्रल को। इसी तरह जैसे इसने लिखा है वैसे ही हमें सेंट्रल को लिखना है। तो सेंट्रल हमारा ये है। तो सी के बाद 3 लेटर हमें छोड़ दें हैं। सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ, डी ई एफ छोड़ देने हैं, हमें जी लिखना है। तो पहला लेटर हमारा जी हो जाएगा। नेक्स्ट ई को हमने क्या लिखना है, ई के बाद एफ जी एच, एफ जी एच को छोड़ के आई लिखना है हमें। तो जी आई ऐसे करके। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जी आई, तो जी आई किस में आ रहा है, तो जी आई एक ही ऑप्शन है जिसमें जी आई आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब में इसमें जी जे आ रहा है, इसमें तो डी है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसमें जी आ रहा है लेकिन एन आ रहा है सेकंड लेटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। आप पूरे भी निकाल सकते हैं लेकिन पूरे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जब ऑप्शन नंबर सी हमें देखी गया वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा, चिली और जर्मनी के समकक्ष है। तो आपको ये पता है ये जो नाम दिए गए हैं वो सभी किसके हैं, एक देश के नाम है। कनाडा एक देश है, चिली एक देश है, इसी तरह जर्मनी एक देश है। तो इन चारों में से देश कौन सा है आपको देखना है। तो देश कौन सा है, सिंगापुर देश है। सिंगापुर साउथ ईस्ट का कंट्री है। जैसे ये इंडिया है तो इंडिया के इस तरह यहाँ कहीं ये चीज़ स्थित है, क्या, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहीं सिंगापुर। तो ये साउथ एशियन कंट्री है। बाकी सब ये क्या है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। शिकागो कौन सा शहर है, एक कहाँ का है, चाइना का शहर है शिकागो। ओटावा भी कहीं कोई शहर होगा। तो लेकिन सिंगापुर एक कंट्री है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी से हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया यदि संख्या, कोई ये संख्या दी है 5 8 9 4 ऐसे करके, जिसमें हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे इत्यादि अंगों को अदला बदली करते हैं। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है 5 8 9 4 3 2 7 6 1 4। तो इसमें ये कहा गया है कि पहले को दूसरे से और दूसरे को पहले से इंटरचेंज कर दिया गया है, अदला बदली, यानी कि 5 को 8 और 8 को 5 लिख दिया गया है। इसी तरह इसमें अदला बदली कर दी गई है। इसमें सबसे पहले क्या लिख दिया गया है, इसमें 4 और 9 की अदला बदली कर दी गई है। इसी तरह 2 और 3 की अदला बदली कर दी गई है, 2 3। इसी तरह 6 7 की तो 6 7 और 1 4 की तो 4 1। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में पूछा गया था दाईं तरफ से गिनने पर, दाईं तरफ से अगर हम गिने तो छठे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दाईं तरफ कौन सा होता है आपका, दाईं यानी कि राइट साइड। तो राइट साइड से हम गिनते हैं, राइट साइड से छठे स्थान पर। तो ये तो पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो छठे नंबर पे क्या आ रहा है, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन तो इसमें दिए गए नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है 33 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 13वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है 5 लड़के इस तरह से खड़े हुए हैं कि केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त का निर्माण करते हैं। अजय रमेश डॉक्टर मिनिक के बीच में है, सोलोमन बाबू की बाईं ओर है, रमेश सोलोमन की बाईं ओर है, और अजय के दाईं ओर कौन सा होगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक वृत्त का निर्माण करते हैं। वृत्त, इसको सबसे पहले छोटा सा कर लेते हैं यहाँ से। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, उसमें सबको एक एक जगह देंगे, एक एक स्थान देंगे। तो हमने ये एक वृत्त बनाया और वृत्त में एक एक स्थान दिया। सपोज़ एक जना यहाँ है, टोटल कितने जने हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। टोटल जो है 5 लड़के हैं, तो 5 की जगह हमने यहाँ बना दी 1 2 3 4 और 5। तो 5 की हमने प्लेस बना दी और सभी का जो मुख है वो सेंटर की ओर है। तो सेंटर की ओर ये लोग देख रहे हैं। जब सेंटर की ओर देख रहे हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग लगाना होगा कि इसका जो लेफ़्ट राइट है, यानी कि दायां बायां किस तरफ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, तो हमने केंद्र की ओर इनका फेस कर दिया गया है। आगे इसमें कहा गया है जो अजय है वो रमेश और डॉक्टर मिनिक के बीच में है। अजय रमेश और डॉक्टर मिनिक को बीच में है। तो अजय का हम क्या दिखाते हैं, अजय को हम एक काम करते हैं, ए से दिखाते हैं। ए से अजय है ये। तो अजय कहाँ है, अजय जो है वो रमेश और डॉक्टर मिनिक के बीच में है। कहा गया है इसमें रमेश और यहाँ डॉक्टर मिनिक।
डॉक्टर मिनिक के बीच में है। तो रमेश और डॉक्टर मिनिक के बीच में है, यानी कि रमेश इधर हो सकता है और डॉक्टर मिनिक को एम से दिखाते हैं मिनिक, तो मिनिक यहाँ हो सकता है, या फिर डॉक्टर मिनिक यहाँ हो सकता है और रमेश यहाँ हो सकता है, कोई भी किधर भी हो सकता है। बस ये दिया गया है कि इन दोनों के बीच में कौन है, अजय है। यानी कि अजय की लोकेशन तो हमें पता है कि यही करेक्ट है, लेकिन डॉक्टर मिनिक की और रमेश की हमें लोकेशन नहीं पता है, तो हमने ऑब्लिक करके लगा लिया कि कोई भी किधर भी हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर, जिसमें कहा गया है सोलोमन बाबू की बाईं ओर है। सोलोमन जो है वो बाबू की बाईं ओर है, तो यानी कि अगर हम सोलोमन को यहाँ रख देते हैं तो बाबू किस तरफ होगा, सोलोमन बाबू की बाईं ओर है। एक सेकेंड, तो हम सोलोमन को नहीं बाबू को रखते हैं, क्यों रखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। बाबू को हम यहाँ रख देते हैं, कहीं भी रख के देख लेते हैं। बाबू को अगर हमने इस जगह रखा तो सोलोमन को कहाँ रखेंगे, सोलोमन जो है वो बाबू की बाईं ओर है। बाबू जब यहाँ है इस जगह, तो बाबू की बाईं ओर मतलब क्या होता है, लेफ़्ट साइड। तो बाबू की लेफ़्ट साइड क्या होगी, आप ध्यान से देख सकते हैं, बाबू की लेफ़्ट साइड ये होगी, लेकिन लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी ये दोनों बैठे हुए हैं, तो लेफ़्ट साइड में हम नहीं रख सकते, यानी कि बाबू इस पोजीशन पर तो नहीं है, ये हमें कंफर्म हो गया है। तो कंफर्म हमें ये हो गया कि बाबू जब यहाँ नहीं है तो यहाँ है बाबू, और बाबू यहाँ है, तो बाबू की जो लेफ़्ट साइड है यानी कि बाईं ओर है वो ये होगी। और लेफ़्ट साइड पे कौन बैठा गया है, तो लेफ़्ट साइड जो है बाबू की, तो बाबू का ये लेफ़्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो जो बाबू की लेफ़्ट हैंड है वो सोलोमन यानी कि एस सोलोमन यहाँ बैठा है। तो ये इन दोनों की लोकेशन कंप्लीट हो गई हमारी, बाबू की ये है, सोलोमन की ये है और अजय की ये है, ये तीनों कंफर्म है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रमेश सोलोमन की बाईं ओर है, रमेश सोलोमन की बाईं ओर है। यहाँ से लास्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, रमेश जो है कहाँ है, वो सोलोमन की बाईं ओर है। सोलोमन कहाँ है, सोलोमन इस जगह है, और सोलोमन का ये जो साइड है वो राइट होगी और ये जो साइड है वो लेफ़्ट होगी। तो यहाँ पूछा गया है कि सोलोमन की बाईं ओर मतलब लेफ़्ट साइड कौन है, रमेश है। तो सोलोमन की जो बाईं साइड, लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं साइड, सोलोमन की बाईं साइड कौन है, रमेश। तो ये कंफर्म हो गई हमारी, ये जो है जगह वो रमेश की है। तो हम किसको भगा देंगे, एम को, डॉक्टर मिनिक तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ बैठो, ठीक है। तो ये हमारी सबकी लोकेशन हमारी कंफर्म हो गई कि कौन कहाँ बैठा है। तो कौन कहाँ बैठा है हमें सब पता लग गया। अब इसको क्लियर करके एक अच्छा सा पिट डायग्राम बना लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये सब हमारा डायग्राम बन चुका है, कौन सी किसकी लोकेशन है। आर को हम सिंपल सा अच्छा सा बना लेते हैं ये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन का देखते हैं क्या पूछा गया है। लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है अजय के दाईं ओर कौन है। तो अजय ये है और अजय के दाईं ओर यानी कि राइट साइड कौन है, राइट साइड आर से कौन है, रमेश। तो अजय के दाईं ओर रमेश है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उसको अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो नेक्स्ट है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें जो है चार एक खास रूप से एक समान है, इस तरह का समूह का निर्माण करते हैं और कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैंट, शर्ट, टाई, वर्दी, तो इनमें कौन सा समान है। तो पैंट, शर्ट, टाई ये तीनों तो एक ही ड्रेस के पार्ट हैं, लेकिन वर्दी क्या है, पूरी की पूरी ड्रेस होती है, तो वर्दी यहाँ अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से भी हमें ऑड आउट करना है, ऑड वन को आउट करना है, तो कौन सा अलग है इसमें से। तो लेक्टोमीटर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर, आपको पता है ये तीनों मापने के यंत्र हैं। लेक्टोमीटर से दूध की अम्लता को नापते हैं, वोल्टमीटर से वोल्टेज नापते हैं और थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं, लेकिन व्यास को नापते नहीं है। व्यास तो ये होता है वृत्त का व्यास। तो ये डी हमारा ऑड हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, यहाँ से आपको आई होप विजिबल होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है जो डिवाइड है उसको हम प्लस लिखते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले लिखते जाते हैं, जो डिवाइड है, जो डिवाइड है उसको हमने प्लस लिखा है। उसी तरह के माइनस जो है उसको हमने डिवाइड लिखा है, तो माइनस को हमने डिवाइड लिखा है। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया है इसमें, माइनस, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया है, माइनस। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, तो प्लस का मतलब इसमें प्लस का मतलब इसमें दिया गया है मल्टीप्लाई।
अगर ये सभी मतलब दिए गए हैं तो ये कैलकुलेशन हमें करके दिखानी है, तो जिसको हम करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, जूम आउट करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, अब निकालते हैं। सबसे पहले 53, उसके बाद सिंबल है डिवाइड का। तो डिवाइड को हम क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पता है डिवाइड को प्लस लिखा गया है, तो हम भी डिवाइड को प्लस लिख लेते हैं। उसके बाद 8, तो 8 को हमने यहाँ लिख लिया 8। उसके बाद माइनस, तो माइनस को हम क्या लिखेंगे, डिवाइड, क्योंकि माइनस को यहाँ डिवाइड लिखा गया है तो हमने डिवाइड लिख लिया। उसके बाद 4, तो 4 को हमने 4 लिख लिया। उसके बाद क्या है, 4 के बाद यहाँ मल्टीप्लाई दिया गया है, तो मल्टीप्लाई दिया गया है, तो मल्टीप्लाई को हमने क्या लिखा है यहाँ माइनस, तो माइनस लिखा है। 12 को 12, फिर प्लस को हमने क्या लिखा है यहाँ, ये जो प्लस है ये प्लस, तो प्लस को हमने क्या लिखा है, सॉरी प्लस को हमने मल्टीप्लाई लिखा है, तो मल्टीप्लाई। लास्ट में 4 है तो 4 लिख लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अब हम बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। बॉड मास रूल क्या होता है, BODMAS। बॉड मास को सबसे पहले B से सॉल्व करते हैं। B ब्रैकेट का मतलब यहाँ कोई कोष्टक है क्या, नहीं है, तो कोष्टक नहीं है, इसको छोड़ देना है। O से होता है ऑफ, OFF ऑफ लिखा होता है, उसको सॉल्व करना होता है। यहाँ कहीं ऑफ लिखा है, नहीं लिखा। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, तो का नहीं लिखा यहाँ, तो इसको भी छोड़ देना है। D से डिवाइड, यहाँ कहीं डिवाइड है, जी हाँ ये चीज़ डिवाइड में है, 8 और 4, तो इसको हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 53 का 53 प्लस जब 4 को 2 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इन दोनों को हमने 2 लिख लिया, -12 मल्टीप्लाई 4 को ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद आता है डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ कहीं लगाए, हाँ जी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगाए, तो हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, अब 53 + 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 2 जा 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई के बाद आता है एडिशन की बारी, ऐड, तो ऐड इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 53 और 2 कितना हो जाएगा 55 माइनस 24 को ऐसे लिख देते हैं। अब दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करके क्या आएगा हमारा, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 2 गया तो 3, 31 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो 31 दिया नहीं है, यानी कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक की, अभी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया है, 12 का 4 में मल्टीप्लाई करना था, तो 12 4 जा कितना होता है 48, तो यहाँ आप सही कर लेना, आपका बिल्कुल सही आएगा इस जगह यहाँ। तो 12 4 जा में क्या लिखना था 48, तो यहाँ से आप 24 को इरेज करके 48 लिख लेना, बाकी सब सही है यहाँ। तो जब हम 55 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 7 आ जाएगा, 31 नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि पीले रंग को क्या कहा गया है, पीले को नीला, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पीले को क्या कहा गया है नीला, नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को हरा और हरे को ब्राउन, ब्राउन को लाल कहा गया है। तो ये सभी कहा गया है इनको। तो दूध का रंग क्या होगा, तो दूध का रंग आपको पता है, दूध का रंग वाइट होता है, यानी वाइट यानी कि सफ़ेद। और इसमें सफ़ेद को क्या क्या कहा गया है, यहाँ साफ लिखा है सफ़ेद को हरा कहा गया है। तो सफ़ेद को हरा कहा गया है, तो यानी कि दूध का कलर क्या हो जाएगा हरा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, सॉलिस्म का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम बताते हैं। दोनों कथन, इसमें क्या होता है कथन और निष्कर्ष दे रहते हैं, तो कथन का हमें वेन डायग्राम बनाना होता है। तो कथन का वेन डायग्राम हम किस तरह बनाते हैं, तो सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। कथन हमारा दिया गया है, कुछ तोते बंदर हैं, तो कुछ तोते बंदर हैं, तो हम एक सर्किल बनाते हैं इस तरह का। ये सपोज़ ये तोते हैं और इनमें से कुछ तोते, ये तोते जो हैं वो बंदर हैं, ये बंदर हैं, कुछ तोते बंदर हैं। चलो ठीक है, तोते जो हैं उनमें से ये जो हैं, ये शेडेड पार्ट आ रहा है, ये बंदर भी हैं, और बंदर तो और भी हैं, लेकिन ये तोते बंदर हैं और बंदर और भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ गीदड़ तोते हैं, तो कुछ गीदड़ तोते हैं, यानी कि तोते जो हैं, कुछ गीदड़ जो हैं वो तोते भी हैं। तो गीदड़ हमें ये ले लिया, ये घास से ये गीदड़ हो गया, और ये जो गीदड़ हैं ये गीदड़ तोते भी हैं, कुछ गीदड़ तोते हैं। तो इस तरह से हमें डायग्राम बना लेना होता है। डायग्राम कैसा भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें
निष्कर्ष को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि कुछ, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया कुछ तोते बंदर हैं, तो तोते को हमने ता से दिखाया था यहाँ, और कुछ तोते जो हैं, ये शेडेड पार्ट है, ये तोते जो हैं ये बंदर हो गए। चलो ठीक है, और बंदर और भी बनाने थे, हमें आगे बढ़ के बनाना होता है। तो हमने बंदर को जो बनाया है तो वो आगे बढ़ के बनाया है, क्योंकि तोते के अलावा और भी बंदर हैं। उसके बाद कुछ गीदड़ तोते हैं, कुछ गीदड़ तोते हैं, यानी कि कुछ गीदड़ जो हैं, ये जो गीदड़ हैं, और उनमें से ये जो शेडेड पार्ट है ये तोते भी हैं, तो तोते भी दिखा दिए हमने। उसके बाद निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष कहा गया है कुछ तोते गीदड़ हैं, तो तोते ये तोते हैं, कुछ तोते गीदड़ हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ, सॉरी, ये जो शेडेड पार्ट है ये दिखाई दे रहा होगा, जो ये जो तोते हैं ये वाला शेडेड पार्ट, इसमें तोते जो हैं शेडेड पार्ट हैं वो गीदड़ भी हैं। तो पहला स्टेटमेंट यानी कि करेक्ट हो जाएगा कि कुछ तोते गीदड़ हैं। तो हाँ जी, ये वाले जो शेडेड पार्ट हैं ये तोते जो हैं वो गीदड़ हैं, गासे गीदड़ हैं। कुछ गीदड़ तोते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। ये जो शेडेड पार्ट है ये जो गीदड़ हैं ये तोते हैं, ता से यहाँ तोते, तो ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि ये जो गीदड़ हैं इसको बहुत अच्छे से हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये हमारे गीदड़ हो गए, ये हमारे तोते हो गए, और ये हमारे बंदर हो गए। तो सबसे पहले तो कुछ तोते गीदड़ हैं, तो ये जो तोते थे वो गीदड़ थे, सही बात है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कुछ गीदड़ तोते हैं, तो ये जो गीदड़ हैं ये वाले ये तोते हैं, सही बात है, दोनों एक ही पार्ट को दिखा रहा है। फिर कुछ गीदड़ बंदर हैं, थर्ड स्टेटमेंट में कुछ गीदड़ बंदर हैं, तो गीदड़ कहाँ है हमारे, कुछ गीदड़ जो हैं वो क्या बंदर हैं, बंदर यहाँ है गीदड़ यहाँ है, तो क्या बंदर हैं, नहीं। बंदर और गीदड़ के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया था, तो हमें भी इसको क्या करना है, थर्ड वाले को गलत कर देना है। थर्ड वाला सही नहीं है, क्योंकि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्वेश्चन में उसके बारे में गीदड़ और बंदर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए हमने भी इसको गलत कर दिया है। कुछ बंदर तोते हैं, तो बंदर और तोते के बारे में, तो हाँ जी बिल्कुल, ये जो शेडेड पार्ट है ये जो बंदर हैं वो तोते भी हैं, तो इसको हमने करेक्ट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो सही है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसमें दिखा रहा है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, जिसमें दिखा रहा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पालन करता है। तो इस तरह हो जाते हैं हमारे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसा ही है, आपको यहाँ से पढ़ना है और सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्व करके दिखा देते हैं इसको। कथन जो दिया गया है उसको सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं। कोई फल पेड़ नहीं है, तो हमें क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है, ये इसको बनाना है, ये फल है, और क्वेश्चन में कहा गया है कोई फल पेड़ नहीं है, तो ये जो फल है वो कभी भी पेड़ नहीं है, पेड़ को दूर बना देना है, और कोई फल पेड़ नहीं हो सकता, इसको क्रॉस लगा देना है कि कोई भी फल जो है वो पेड़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया है सभी पेड़ पत्थर हैं, जितने भी पेड़ हैं ना वो पत्थर हैं, यानी कि पेड़ कहाँ हैं हमारे, पेड़ हमारे ये हैं, और जितने भी पेड़ हैं वो हमारे पत्थर हैं, तो ये जो बड़ा सर्कल हो गया ये पत्थर हो गए, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। डायग्राम जो हमने बनाया है वो जो वो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें बना देना है। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे आगे की बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा आगे जाके, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कोई फल पेड़ नहीं है, तो हमने बना दिया कोई भी जो फल है उसको हमने दूर बनाया है पेड़ से, क्योंकि कोई भी फल पेड़ नहीं है, तो पेड़ को हमने फल से बहुत दूर रखा है और क्रॉस लगा दिया कि फल और पेड़ नहीं हो सकते ये कभी भी सेम। सभी पेड़ पत्थर हैं, तो पेड़ को हमने एक बड़े से कोष्टक में बंद कर दिया, बड़े से सर्कल में बंद कर दिया गया है, और जो बड़ा सर्कल है उसको पत्थर नाम दे दिया गया है कि बड़ा जो सर्कल है वो पत्थर है, और सभी पेड़ पत्थर के अंतर्गत आ गए। तो पहला देखते हैं निष्कर्ष सही है या नहीं। कोई पत्थर फल नहीं है, तो कोई ये जो पत्थर हैं इसके बारे में कहा गया है कोई पत्थर फल नहीं है, तो पत्थर और फल के बारे में क्या स्टेटमेंट में कुछ कहा गया है, पत्थर और फल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। पत्थर और पेड़ के बारे में कहा गया है कि फल और पेड़ के बारे में कहा गया है कि फल पेड़ नहीं है, कोई भी फल पेड़ नहीं है। तो फल और पेड़ के बारे में कहता तो हम एक बार को सोचते, लेकिन यहाँ क्या गया है पत्थर फल नहीं है, पत्थर और फल के बारे में कहा गया है, तो पत्थर और फल के बारे में हम कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये एक से हो भी सकते हैं, तो इसको हम गलत कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों के बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो इसको हम देख ही नहीं सकते। निष्कर्ष दिया है कोई पेड़ फल नहीं है, तो पेड़ और फल को देखते हैं। कोई पेड़ फल नहीं है, तो ये बात सही है, कोई पेड़ फल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कोई फल पेड़ नहीं है,
तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कोई फल पेड़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी एक सेकंड, तो ये जो ऑप्शन है हमारा सेकंड, ये सही है। ऑप्शन नहीं, सॉरी, निष्कर्ष। एक सेकंड, ये तो इधर उधर हो गया है। हाँ, तो ये निष्कर्ष जो है हमारा, पहला वाला तो गलत हो गया है, सेकंड वाला सही है, क्योंकि कोई पेड़ फल नहीं है। तो ये बात सही है कि कोई भी पेड़ फल नहीं है, ये स्टेटमेंट में कहा गया है। सेकंड के बाद हमारा आता है थर्ड वाला। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। थर्ड वाला स्टेटमेंट है कुछ पत्थर पेड़ नहीं है। तो कुछ पत्थर पेड़ नहीं है, सॉरी, कुछ पत्थर पेड़ नहीं है। तो क्या पेड़ और पत्थर के बारे में ऐसा कुछ कहा गया है कि कुछ पत्थर पेड़ नहीं है? ऐसा स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया है, क्योंकि हम डायग्राम को इस तरह नहीं, तो हम देखो, जैसे इसमें कहा गया है कुछ पत्थर पेड़ नहीं है। तो जैसे अगर ये पेड़ है, निष्कर्ष में नहीं, सॉरी, आपके जो कथन है उसमें साफ ये कहा गया है कि सभी पेड़ पत्थर हैं। तो सभी पेड़ पत्थर हैं, ये जैसे हमने पेड़ बनाया और इसी के ऊपर एक नया सर्कल बना के हम ये कह सकते थे कि यही क्या है, यही जो है पत्थर हैं। तो डायग्राम तो इस तरह भी बन सकता है। तो डायग्राम हमें कैसे भी बना लेना है, लेकिन सबसे मोस्ट जो फेवरेबल डायग्राम है वो इसी तरह का होता है, इसी तरह का आपको बनाना है। और जब वो इस तरह का कहेगा कि कोई सभी पेड़ पत्थर हैं, तो हमें इस तरह का बना देना है कि सभी पेड़ पत्थर हैं। पेड़ के ऊपर ही पत्थर बना दिया तो क्या वो उखाड़ लेगा? क्योंकि वो तो कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चले हैं। तो ऐसा भी डायग्राम हो सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ पत्थर पेड़ नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इंदौर के बारे में ये कुछ नहीं कहा गया है कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जो पेड़ नहीं है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हमारा ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है। नेक्स्ट लास्ट जो है, कुछ पत्थर फल नहीं है। कुछ पत्थर फल नहीं है, तो क्या आपको पता लग रहा है कि कुछ पत्थर फल नहीं है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ पत्थर में ये जो पेड़ हैं, ये जो सर्कल को हम दिखा रहे हैं, ये जो पत्थर हैं वो पेड़ भी हैं। और सबसे पहले कहा गया है कि जो पेड़ हैं वो कभी फल नहीं हो सकते। तो ये जो हैं ये कभी एक से नहीं हो सकते, यानी कि ये जो पेड़ हैं ये पेड़ भी हैं और ये पत्थर भी हैं, और ये जो पत्थर हैं वो कभी फल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 भी सही है, यानी कि सेकंड और 4 को हमारा जो सही कर रहा है वही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ कौन सा दिया है इसमें सेकंड और फोर्थ कोई नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा सेकंड और फोर्थ पालन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और प्रैक्टिस हम इस क्वेश्चन की करेंगे आगे जाके। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, 7 से 41 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो वास्तव में 9 से विभाज्य है परंतु 3 से नहीं? तो इसमें कहा गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 7 से 41 के बीच जो वास्तव में 9 से विभाजित है किंतु 3 से नहीं। आप ध्यान से पढ़िए इसको, तो यहाँ से पता लग जाएगा जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो ऑब्वियसली 3 से तो विभाजित हो ही जाएगी। जैसे 9 से विभाजित है, सपोज दैट 9 का पढ़ो, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। तो ये सभी संख्याएं कितनी 3 से डिवाइड होंगी? क्या देख सकते हैं आप, 3 से 3 3 9 डिवाइड है, 3 6 18, 3 9 27, 3 1 3 3 2 6, 12 बार कट गया। तो इस तरह जो भी संख्याएं होंगी जो 9 से डिवाइड हो रही हैं, यानी कि 9 का मल्टीपल है, वो 3 से डिवाइड तो हो ही जाएंगी, क्योंकि 9 खुद एक क्या है, 9 3 का ही तो एक फैक्टर्स हैं, 3 के फैक्टर से ही तो बनाया, 3 3 9। तो जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से भी हो जाएगी। तो इसमें पूछा गया है वास्तव में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित है परंतु 3 से नहीं? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 9 से विभाजित होगी किंतु 3 से नहीं, क्योंकि वो सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जो 9 से विभाजित हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट।